हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। एंड हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल के जो केसेस बन सकते हैं वो सारी बातों के बारे में हमने बात करी। ठीक है, अब नाउ जो लास्ट पार्ट है दैट इज़ थ्योरीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें हम लोग वर्नर थ्योरी की बात करेंगे, EAN रूल के बारे में बात करेंगे, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड देन लास्ट में बात करेंगे दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं थ्योरीज को। ठीक है, दैट इज थ्योरीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ theories of the formation of coordination compound, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे, जो सबसे पहली थ्योरी बेसिकली जो आई थी वो आई थी वर्नर थ्योरी, जिसने एक आइडिया दिया था। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का सिनेरियो क्या होता है। ठीक है, सो हियर वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी का बेसिकली दो पॉइंट पर कहना था कि जो भी सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, वो दो तरह की वैलेंसीज रखता है। एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, जो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी वैलेंसी, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर से एसोसिएटेड होती है, वो ब्रैकेट के बाहर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि पानी में डालने के बाद वो अलग हट जाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में वो अलग हो जाते हैं। दैट मीन्स प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो आयनाइजेबल वैलेंसी होती है, दैट मीन्स पानी में हट जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड है, एंड जो कोऑर्डिनेटेड लिगेंड होते हैं वो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, तो वो आयनाइजेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ वही उस अकॉर्डिंग बात करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्नर, metals have two types of valencies. फर्स्ट इज, यहाँ अगर बात करें, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, जो कि बेसिकली एसोसिएटेड है किससे, ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, मेटल का। एंड ये वैलेंसी जो होती है दैट इज आयनाइजेबल वैलेंसी, एंड जो सेकेंड वैलेंसी होती है जो मेटल सेटिस्फाई करता है, दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी, एंड दैट इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि हमारी होती नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। एंड बेसिकली हर एक मेटल जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है उसकी ये कंडीशन रहती है कि वो दोनों ही तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करे। सो हियर दैट इज all the metals have tendency to satisfy both the valencies. एंड नाउ एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बेसिकली वर्नर ने समझाया था। ठीक है, एंड वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से थे कि उसने यहाँ पर इस ये जो कंपाउंड होता है दैट इज CO, इसको हम लोग थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखते हैं, COCl3.6NH3। इस कंपाउंड को लेकर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बेसिकली बताएगी। तो पहला केस यहाँ पर उसने बोला कि AgNO3 जब हम इसमें पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलते हैं। तो क्या बेसिकली उसका फॉर्मूला रहेगा वो हमें भी डिस्कस करना है। ठीक है, सेकेंड दैट इज COCl3.5NH3 वाले केस में जब हम लोग AgNO3
एक्सेस में डालते हैं तो हमें 2 moles ऑफ AgCl मिलता है एंड देन COCl3.4NH3 जब इसमें डालते हैं तो यहाँ पर हमारा 1 moles ऑफ AgCl मिलता है एंड द लास्ट COCl3.3NH3। इसमें जब हम AgNO3 डालते हैं तो यहाँ कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलता, दैट मीन्स 0 moles ऑफ AgCl। ठीक है, तो 0 moles ऑफ AgCl मतलब यहाँ आयन सी प्रोड्यूस नहीं करता Cl माइनस के, तो ये जो केस है दैट इज़ केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब बेसिकली होता क्या है कि जितने भी न्यूट्रल लिगेंड हैं वो हमें ब्रैकेट के अंदर रखने होते हैं एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ सेटिस्फाई करना होगा, बाकी जो भी आयन एक्स्ट्रा बचेगा क्लोराइड में वो बाहर रहेगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो अगर 3 moles ऑफ AgCl मिल रहे हैं दैट मीन्स बाहर 3 क्लोराइड प्रेजेंट रहेंगे, तो 3 क्लोराइड वाला जो केस रहेगा, ठीक है, दैट इज़ कुछ इस तरह से रहेगा, दैट इज CONH3 होल 6 Cl3। दैट मीन्स जो बाहर प्रेजेंट है दैट इज़ प्राइमरी वैलेंसी, जो अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा कोबाल्ट +3। ठीक है, एंड यहाँ पर इस तरीके से हमारा अमोनिया जो है कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, NH3 NH3 NH3, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है, NH3 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 एंड Cl माइनस जो प्रेजेंट है यहाँ पर वो एज ए प्राइमरी ऑक्सीडेशन स्टेट से एसोसिएटेड है, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड रहता है, दैट मीन्स मेटल से एसोसिएटेड रहता है। तो ये 3 यहाँ पर हमारी है प्राइमरी वैलेंसी। नाउ सेकंड केस की अगर हम बात करें दैट इज CONH3 होल 5 Cl2। सो यहाँ अगर हम बात करें तो ये दूसरा केस है जिसमें 2 Cl बाहर हैं क्योंकि 5 अमोनिया हैं। ठीक है, तो 5 अमोनिया अंदर रहेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करने के लिए हमारे 2 Cl बाहर रहेंगे। तो इस वाले केस में अगर हम बनाएं दैट इज़ यहाँ कोबाल्ट +3 एंड यहाँ पर NH3 5 NH3 है यहाँ पर एंड हेयर NH3 एंड यहाँ पर एक क्लोरीन भी लगा हुआ है। अब यहाँ क्लोरीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बट साइमल्टेनियसली ये Cl माइनस है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपना प्राइमरी वैलेंसी वाला काम भी कर रहा है, मतलब ये क्लोराइड जो है ये दोनों वैलेंसी इसको सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, दैट इज सेटिस्फाइंग बोथ दी वैलेंसीज। बाकी और 2 क्लोराइड आयन जो हैं वो कुछ इस तरह से एसोसिएटेड रहेंगे, दैट इज Cl माइनस एंड Cl माइनस। तो जो Cl माइनस लिगेंड की तरह काम करेगा वो बेसिकली प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है, साइमल्टेनियसली सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड केस था हमारा वो था दैट इज़ जिसमें 4 अमोनिया थे। ठीक है, तो CONH3 होल 4, 2 Cl अंदर और 1 Cl बेसिकली बाहर रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें दैट इज CO+3 कोबाल्ट +3 एंड यहाँ पर होगा हमारा कुछ इस तरीके से NH3 अच्छा यहाँ पर 4 NH3 हैं तो दैट इज़ यहाँ लगा रहे हैं हम लोग दैट इज़ Cl माइनस एंड Cl माइनस, और ये Cl माइनस प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड एक Cl हमारे यहाँ कनेक्टेड है इस तरीके से। तो यहाँ पर
एक ही आयनाइजेबल जो है वो हमारा Cl माइनस है। नाउ फोर्थ जो लास्ट केस था, जो था हमारा सारे के सारे Cl जो हैं अंदर हैं, दैट इज CO, क्योंकि 3 ही अमोनिया हैं एंड 3 ही क्लोराइड जो रहेंगे वो अंदर रहेंगे, तो दैट मीन्स CO+3, यहाँ पर NH3, यहाँ पर दैट इज Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस एंड हेयर NH3 एंड NH3। तो यहाँ पर ये दोनों तरह की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हुए, ठीक है, 3 क्लोराइड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो वर्नर ने दिए थे, ये केस को ऑब्जर्व करके बेसिकली यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट्स किया गया था एंड इस तरह से हमें समझाया गया था कि 2 तरह की वैलेंसीज जो हैं वो होती हैं। तो ये बेसिकली पूरा जो काम हमने डिस्कस किया ये वर्नर का एफर्ट था, जो सबसे स्टार्टिंग में बेसिकली बात हुई थी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंट्रोड्यूस जो है वो कहीं ना कहीं वर्नर ने किया था। देन उसके बाद आगे बातें हुई, ठीक है। लिमिटेशन के तौर पर वर्नर का ऐसा बोला जाता है कि वर्नर ने कुछ खास और चीज़ें नहीं बताई थी, जैसे शेप के बारे में कुछ नहीं बताया, कलरेशन क्या होते हैं, ठीक है, मतलब कलरेशन क्यों होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर क्यों होते हैं, मैग्नेटिक नेचर क्यों होता है, ठीक है, और क्या होता है बेसिकली, एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वर्नर थ्योरी से एक्सप्लेन हमने नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो नाउ इसके बाद इसलिए नेक्स्ट थ्योरी आई, दैट इज EAN थ्योरी, सेकंड थ्योरी, दैट इज EAN रूल या EAN थ्योरी। तो बेसिकली EAN होता है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये थ्योरी जो थी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली आई थी। तो टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जैसे बेसिकली जो डी ब्लॉक के कटायन से जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल कटायन जो होते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डी ब्लॉक के कटायन से भी नेक्स्ट जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अचीव बेसिकली करना चाहते हैं, तो वही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इसे सिडविक हमें यहाँ EAN रूल को बेसिकली पूरा अगर हम बात करें तो ये सिडविक की थ्योरी थी, तो यहाँ लिखेंगे दैट इज सिडविक EAN थ्योरी। सो EAN का मतलब होता है दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब कैसे निकालेंगे हम वो हम बात करेंगे, पहले हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू सिडविक डी ब्लॉक मेटल्स form coordination compound to achieve EAN, that is effective atomic number of next inert gas। तो नेक्स्ट इनर्ट गैस जो भी उस एटॉमिक नंबर के आगे रहेगी उसको अटेन करना चाहता है, ठीक है। एंड EAN डिफाइन किस तरह से होता है, दैट इज EAN ऑफ मेटल is defined as total number of electron in the orbitals of matter after complex formation।
तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली ऑर्बिटल में होते हैं मेटल के, दैट इज़ EAN, ठीक है। और वो कहाँ अचीव करना चाहिए, नेक्स्ट नोबल गैस पे। हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, दैट इज़ K4FeCN होल 6। यहाँ पर जो आयरन है बेसिकली एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन का 26, बट यहाँ पर आयरन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इन 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो यहाँ पर नेट होगा इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 24। अब यहाँ पर 6 लिगेंड है, हर एक लिगेंड जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 लिगेंड देंगे बेसिकली 12 इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज़ ये हो जाएगा 36। 36 बेसिकली होता है हमारा किसका, क्रिप्टन का। तो यहाँ ये जो कॉम्प्लेक्स है बेसिकली वो क्या कर पा रहा है, EAN रूल को फॉलो कर पा रहा है, दैट मीन्स नेक्स्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पा रहा है। जैसे अगर हम दूसरा एग्जांपल लें यहाँ K3FeCN होल 6, ठीक है। तो यहाँ आयरन जो है वो +3 में है, तो दैट मीन्स 26 -3, तो यहाँ से निकल कर आएगा दैट इज़ 23। एंड देन फिर 6 लिगेंड हैं तो 12 इलेक्ट्रॉन देंगे वो, हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दैट इज़ यहाँ से आ जाएगा 35। मतलब ये EAN रूल को अचीव नहीं कर पाया है, ठीक है। तो बेसिकली EAN हम निकाल कैसे रहे हैं, ठीक है। EAN यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर जो भी मेटल के ऊपर है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा उसका 2 टाइम्स, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारा फॉर्मूला हुआ। नाउ डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको ही देता हूँ, हमने यहाँ डिस्कस किया दैट इज़ 1, दिस इज़ 2, एंड नाउ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ दैट इज़ 3। आप ट्राई करो इनको। ओके, यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें दैट इज़ FeCO होल 5 में, तो आयरन जो है यहाँ पर दैट इज़ 26, एंड यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा या ऐड नहीं होगा क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 5 लिगेंड है, 10 मिलकर दैट इज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर 36। तो ये 36 को दैट मीन्स EAN रूल को फॉलो कर रहा है। VCO होल 6 माइनस दैट इज़ वेनेडियम इज़ 23, -1 चार्ज है क्योंकि CO तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पर +1 आ जाएगा दैट इज़ 24, एंड 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमें लिगेंड से, तो दैट इज़ 36।
नाउ कॉपर +2 की बात करें, कॉपर इज 29 +2 है दैट मीन्स -2, तो ये आ जाएगा 27 एंड 4 लिगेंड है तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज 35। ठीक है, तो यहाँ EAN जो है वो 35 दैट मीन्स वो EAN रूल टाइप से फॉलो नहीं कर रहा है। नाउ 6 में अगर हम बात करें तो बेसिकली MN और MN के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। अगर MN यहाँ किसी भी एक MN की बात करूँ तो MN न्यूट्रल है दैट मीन्स 25। ठीक है, एंड 10 इलेक्ट्रॉन बेसिकली 5 लिगेंड्स आएंगे तो ये होगा 35 एंड ये MN और ये MN बेसिकली शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन कर रखे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था बट शेयरिंग वाला भी अपना काउंट हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करेंगे दैट इज़ +1, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज़ 36। तो ये दोनों MN इस तरह से एसोसिएटेड यहाँ पर हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बेसिकली कैसा बनता है मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है। ये बेसिकली Mn2CO10 है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है इसका कि MnCO 5 लिगेंड जो हैं बेसिकली इसको हम लगा दें CO इसी तरीके से सिमेट्रिकली CO 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 CO। तो ये फॉर्मूला बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है MN2CO10। तो इस तरीके से बेसिकली ये सिचुएशन रहती है। नाउ 7th की अगर हम बात करें तो 7th पे आयरन जो है वो +2 है दैट मीन्स, और ये जो लिगेंड है दैट इज़ पाई डोनर वाला लिगेंड है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिंग में होते हैं, तो एक लिगेंड जो है 6 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 लिगेंड टोटल 12 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो यहाँ आयरन पे 26 होता है +2 मतलब दैट मीन्स 24 एंड 2 लिगेंड जो कि +6 यहाँ देंगे, तो ये निकल कर आएगा दैट इज़ 36। तो ये हुई बात दैट इज 7th की। ठीक है, अच्छा एक और स्ट्रक्चर मैं बता दूं। ठीक है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर जैसे हमने यहाँ पर बनाया, तो एक और कंपाउंड होता है। जैसे यहाँ हम लोग अभी इस कंपाउंड को मैं नीचे लिख रहा हूँ, इससे पहले मैं एक वो स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पर दैट इज़ CO वो कोबाल्ट है पहले। ठीक है, उसको कार्बोनिल मत समझ लेना, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इसको CO8 कुछ इस तरह का कंपाउंड आता है और हमसे पूछा जाता है कि इसमें ब्रिज वाले कितने कार्बोनिल हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं बता दूँ दैट इज़ सिमेट्रिकली अगर हम इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा दैट इज़ CO एंड कोबाल्ट कनेक्टिविटी रहेगी एंड देन फिर 2 CO जो होते हैं वो इसमें ब्रिज्ड कार्बोनिल होते हैं CO एंड फिर बचे हुए सिमेट्रिकली अगर हम जोड़ दें 6, तो 3 CO इधर से, कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 एंड सिमिलरली CO CO CO। तो इस तरीके से हमारा इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। कभी कभी इनडायरेक्ट वे में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट बात करें इसमें दैट इज़ हम लोग अभी एक कंपाउंड की बात कर रहे थे। अच्छा उससे पहले मैं एक दो कंपाउंड और ले लूँ। ठीक है, देन उसकी बात करेंगे। 7th की बात हो गई। 8th अगर मैं आपसे पूछता हूँ अबाउट प्लेटिनम NH3 Cl2 एंड 9th एंड दैट इज़ Hgi4-2। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए दैट इज़ प्लेटिनम और Hg का बेसिकली जो एटॉमिक नंबर है क्या है, और इसके आसपास अगर मैं बताऊं तो 86 बेसिकली जिनॉन होता है। ठीक है, नोबल गैस में। तो नेक्स्ट नोबल गैस बेसिकली इनका जो पड़ेगा वो 86 वाला ही पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं प्लेटिनम की, प्लेटिनम इज़ 78 एटॉमिक नंबर। यहाँ पर प्लेटिनम +2 है तो ये आएगा -2 दैट इज़ 76 एंड 4 लिगेंड हैं तो यहाँ से मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये हुआ दैट इज़ 84। मतलब ये 86 नहीं है, दैट मीन्स EAN रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। बट Hg मरकरी की अगर हम बात करें तो मरकरी इज़ एटॉमिक नंबर 80। यहाँ पर मरकरी +2 है तो -2 दैट इज इक्वल टू ये आएगा 78। 4 लिगेंड है तो यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर दैट इज हो जाएगा 86। तो ये EAN रूल को फॉलो
कर रहा है ना। अब जैसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे हम यहाँ बात करें, अगर वेनेडियम -1 ना होता, यहाँ पर ये -1 चार्ज ना होता तो 35 आता। तो ये 35 था पहले, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को किस में पहुँचा दिया, 36 में पहुँचा दिया। दैट मीन्स इस अगर ये वाला चार्ज हटा दूं मैं, तो जो पहला वाला कंपाउंड जो था वो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जिनका EAN कहीं ना कहीं 35 के अराउंड पर होता है, ठीक है, तो वो लोग इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को 36 बनाते हैं, और जिनका 37 होता है वो इलेक्ट्रॉन खोकर 36 बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं पूछ लिए जाते हैं। एक सवाल भी करेंगे हम लोग अभी ये डिस्कस करने के बाद लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ एक एग्जांपल दिया था, उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज 10th FeCO होल ट्वाइस NO होल ट्वाइस। एक बार आप लोग ट्राई करो इसको। ओके, तो बेसिकली यहाँ सवाल ये है कि NO जो लिगेंड होता है वो दो तरह के होते हैं। एक NO न्यूट्रल भी होता है और एक NO पॉजिटिव वाला भी होता है, ठीक है। तो अगर मैं पहले बात करूँ यहाँ पर NO पॉजिटिव की, ठीक है, तो NO पॉजिटिव जो होता है हमारा, यहाँ पर अगर NO पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर -2 होना पड़ेगा क्योंकि बाहर 0 है, ठीक है। तो 26 जो है वो एटॉमिक नंबर होता है हमारा आयरन का। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होंगे हमारे, तो दैट इज़ 28 एंड +4 कैसे, दैट मीन्स 2 × CO एंड 2 × NO+। अब ये जो हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा हमारा 36। बट देखो, अगर NO+2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, दैट मीन्स NO+ अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो फिर NO न्यूट्रल जो है, NO न्यूट्रल कब बना है, जब NO से हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। NO न्यूट्रल से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बनेगा, NO++ इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स ये चीज़ अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, तो इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है दैट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। कहने का मतलब NO न्यूट्रल इस 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। मैं भी समझा भी दूंगा, ठीक है, कैसे। तो ये पहले तो ये चीज़ हम समझें, दैट इज़ न्यूट्रल, NO न्यूट्रल is considered as 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। क्योंकि जब हम लोग NO का MOT बनाते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर यहाँ मैं बना रहा हूँ N और ये है हमारा O, ठीक है, और जब यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूल बनाते हैं तो O वाले केस में यहाँ पर रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन 2p में, एंड नाइट्रोजन में रहेंगे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम फिलिंग करेंगे तो बेसिकली फिलिंग कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। ये रहेगा हमारा फिलिंग जो NO मॉलिक्यूल का रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर आएगा ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो किसमें है, पाई स्टार में प्रेजेंट है। तो जब ओवरलैपिंग होगी, दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, मतलब यहाँ है ये मेटल, ठीक है, मेटल के d ऑर्बिटल, और ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाया गया है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, ठीक है। एंड सामने है हमारा NO, दैट मीन्स N यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड O बेसिकली, ठीक है, और यहाँ है हमारा ये इसका लोन पेयर, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है, और ये हैं इसके एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है 2, बट एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से जब ओवरलैपिंग होगी तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी वो
3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। दैट मीन्स ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले। तो टोटल NO जो होगा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड होता है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरा केस लूँ कि NO न्यूट्रल का केस लूँ, जैसे यहीं पर हमने NO प्लस लिया, अगर मैं इसका दूसरा केस लेता हूँ दैट इज़ FeCO होल ट्वाइस NO, आंसर चेंज नहीं होगा। तुम अगर कुछ भी लोगे तो आंसर वही आएगा। अब मगर NO न्यूट्रल रखता हूँ तो दैट मीन्स आयरन पे क्या आएगा, यहाँ जीरो चार्ज होगा, तो दैट मीन्स 26 और माइनस कुछ नहीं है, जीरो चार्ज है, तो 26 एंड प्लस 4 होगा CO का कार्बोनिल की वजह से, एंड प्लस 6 होगा, दैट इज़ 3 इंटू नंबर ऑफ NO, क्योंकि NO न्यूट्रल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो टोटल आंसर यहाँ भी क्या आएगा, दैट इज़ 36 ही आएगा। तो NO न्यूट्रल कंसिडर करो या NO प्लस करो, बस ध्यान ये रखना है कि NO न्यूट्रल इज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ये मैंने यहाँ पर समझाया है। ठीक है, इससे बेटर एक्सप्लेनेशन बेसिकली इस चीज़ का नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, टकराएगा कहीं ना कहीं एडवांस के टेस्ट में, ये क्वेश्चन आपको नज़र आएगा ना। एक बात जो करनी है हमें, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाली। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से आता है उस पर कि विच कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज ऑप्शन A NiCO होल 4, B FeCO होल 5, C MnCO होल 6 एंड D दैट इज ऑल। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वो देंगे जिनका EN जो है वो एक्स्ट्रा पड़ रहा होगा, वो 36 करना चाहेंगे। तो अगर आप चेक करोगे तो इसका EAN जो है बेसिकली यहाँ आएगा 37। तो ये 37 से जब 36 में आएगा, दैट मीन्स ये अपने आप को बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके CO होल 6 और यहाँ पर प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। तो बेसिकली ये कंपाउंड जो होगा दैट इज़ कंसिडर्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। और जो अभी मैंने बात करी वहाँ पर, ठीक है, कि दैट इज़ VCO होल 6 जो था, इसका EAN था हमारा दैट इज़ 35। ये क्या करेगा यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बेसिकली यहाँ बनाएगा VCO होल 6 माइनस, एंड यहाँ EAN जो होगा दैट इज़ होगा 36। तो 35 से 36, तो ये जो चीज़ एक्ट करेगी वो करेगी एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो अगर मैं मोटे मोटे तौर पर कंक्लूजन की बात करूं कि EAN रूल का कंक्लूजन क्या है, तो EAN ये बोलता था, बेसिकली EAN कहीं ना कहीं कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस को लेकर काफ़ी बात करी, क्योंकि आप अगर यहाँ देख भी पाओ तो सबसे ज़्यादा हम लोग कार्बोनिल ओरिएंटेड कंपाउंड को ही यहाँ देख रहे हैं। तो EAN का फाइनल स्टेटमेंट, थ्योरी का फाइनल स्टेटमेंट कुछ इस तरह से था कि जो कॉम्प्लेक्सेस कौन से, जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जो EAN रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। कौन से, कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस जो EAN रूल मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जिनका इनर्ट गैस के बराबर है, जो ये फॉलो करते हैं वो रिलेटिवली मोर स्टेबल होते हैं। तो यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं दैट इज कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स which follows EAN rule are relatively more stable। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस बेसिकली बनेंगे नॉर्मली वर्नर थ्योरी EAN रूल पर, इतने खतरनाक क्वेश्चंस जो हैं आपको नज़र नहीं आने वाले हैं। दैट मीन्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रहती है हमारी उस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात हुई हमारी दो थ्योरीज़ की। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।